हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैकबेंचर्स। आज हम आरसीसी के 5th लेक्चर को स्टार्ट करने वाले। इंट्रोडक्शन को मिला के 6th लेक्चर है। आज हम इसमें बात करेंगे। कल तक हमने बात कर ली थी, क्रीप तक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, क्योंकि स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की अब तक हमने पढ़ी, उसमें हमने स्ट्रेंथ वाले पार्ट में हमने जो स्टडी की वो हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कर ली थी। क्लियर है? तो कंप्रेसिव के अलावा कौन कौन सी स्ट्रेंथ होती है उसकी बात करेंगे। तो कंप्रेसिव के अलावा हम स्टडी करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, इसको हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। सेकंड वन स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड थर्ड वन हम बात करेंगे डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखना ध्यान से, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को तो हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके लिए एक क्यूब टेस्ट अवेलेबल है और उसको हम सीटीएम या यूटीएम में ले जाके टेस्ट कर सकते हैं। बट कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते। क्योंकि इसका एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है जिसके हेल्प से हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाते। तो इसके लिए कोड में क्या कुछ डेटा लेंगे परमानेंट, कि जिसकी अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम डील करते हैं फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब बात करते हैं कि फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, उसको डिटेल के अंदर हम बात करेंगे। फर्स्ट वन फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ध्यान से देखना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रप्चर। इट इज आल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रप्चर। इसको मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं। अब फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सर वर्ड को हम पढ़ते हैं बेंडिंग में। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेंडिंग में जो बीम की या कंक्रीट का जो बीम है, ये जैसे कंक्रीट की बीम है, इसकी बेंडिंग में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसी को क्या कहते हैं? फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। ये क्या है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आगे की बात करते हैं। ये तो था बेसिकली टेंसाइल फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं इसको लैब में कैसे टेस्ट किया जाता है। तो लैब टेस्टिंग की बात करते हैं और वहां से हमसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखो, लैब टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें हम 2 टाइप के सैंपल प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब स्पेसिमेन हम 2 बना सकते हैं। तो फर्स्ट वन आता है, जो स्पेसिमेन साइज होती है वो 2 हो सकती है इस केस में। एक तो हम बना सकते हैं 100 into 100 into 500 mm साइज का स्पेसिमेन। एक बना सकते हैं 150 into 150 into 700 mm का स्पेसिमेन। क्लियर है? अब इन दोनों स्पेसिमेन को अलग अलग हम डील करते हैं। दोनों के लिए क्राइटेरिया भी अलग अलग होते हैं और इनकी फर्दर जो टेस्टिंग की जाती है वो भी अलग अलग होती है। तो अब बात करते हैं कि टेस्ट मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो, दो टाइप के टेस्ट मेथड हो सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन मेथड होता है इसका सेंट्रल पॉइंट लोड मेथड, एंड सेकंड वन जो कंसीडर किया जाता है वो होता है 2 पॉइंट लोडिंग प्रॉब्लम या 2 पॉइंट लोडिंग टेस्ट। अब देखना, इसको हम बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। देखना होता क्या है कि जैसे ये बीम हुई, एक सैंपल हुआ, ठीक है। इस सैंपल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इस सैंपल को सबसे पहले इसका प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन देखने के बाद में हम दोनों मेथड्स के अंदर बात करेंगे। देखना ध्यान से,
सबसे पहले रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में, या फिर हम ये कह देते हैं रिक्वायर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट का हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेसिमेन बनाएंगे। स्पेसिमेन बना दिया। स्पेसिमेन बनाने के बाद में उसको, स्पेसिमेन जब बनाया जाता है तो उसको ईच लेयर में पूछ सकता है कि कितने ब्लोज दिए जाते हैं, तो 25 ब्लोज दिए जाते हैं। 25 ब्लोज देने के बाद में स्पेसिमेन जो होता है उसको नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन आपने क्यूब बनाया उसके नेक्स्ट डे उसको क्यूरिंग कर दी जाती है। अब क्यूरिंग के लिए मतलब टाइम, क्यूरिंग कितने दिन कर सकते हैं और किस टेम्परेचर पर करनी चाहिए, तो क्यूरिंग 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर करनी चाहिए। और ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर कि आपको 14 डेज के लिए रिक्वायर्ड है या 28 डेज के लिए रिक्वायर्ड है, तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग हम इसमें बात कर सकते हैं। तो ये हम दो अलग अलग डेज के लिए स्पेसिमेन बना सकते हैं। अब स्पेसिमेन बन गए, इन लोडिंग मशीन में, इन टेस्टिंग मशीन में रखे जाते हैं, तो उनके लिए क्या क्या पॉइंट पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखना, हमने स्पेसिमेन बना दिया। स्पेसिमेन बनाने के बाद में उसको मान लो उस स्पेसिमेन को हम 2 पॉइंट लोडिंग से कर रहे हैं या फिर हम उसको सेंट्रल पॉइंट लोडिंग मेथड से कर रहे हैं, सेंट्रल पॉइंट लोड लगा के कर रहे हैं। तो इस दोनों को ही हम देखते हैं। फर्स्ट वन, ये जो सेंट्रल पॉइंट लोड है, देखना ध्यान से, यहां पर क्या रखा है, यहां पर बॉटम साइड से यहां पर स्टील बॉल्स होती है जिनके ऊपर इनको क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। ये क्या हो गई दोनों, ये स्टील बॉल्स हो गई, स्टील बॉल्स जिनका जो डाया है, अगर कभी पूछ ले किसी एग्जाम में, तो ये 38 mm डाया की होती है। अब इसके बाद दोनों के अंदर स्पेसिंग कितनी होती है, तो देखना ध्यान से। अब हमारे पास दो स्पेसिमेन थे, स्पेसिमेन की एक की साइज थी 100 × 100 × 500 mm और एक साइज थी 150 × 150 × 700 mm। तो देखना ध्यान से, इधर जो गैप रखा जाता है, ये गैप रखा जाता है 50 mm इस साइड से, और ये 50 mm इस साइड से, 50 mm इस साइड से ये गैप रखा जाता है। तो रिमेनिंग देखना, अगर मैं इसमें से 100 mm दोनों में से सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे पास जो यहां पर डेटा बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, 400 mm फॉर 100 mm स्पेसिमेन। 100 mm साइज का जो स्पेसिमेन है उसके लिए कितनी लेंथ बन के आएगी, 400 mm। सिमिलरली अगर यही बात करूं 150 mm के लिए, तो ये साइज कितनी रह जाएगी, 600 mm फॉर 150 mm स्पेसिमेन। जो 150 mm स्पेसिमेन का साइज था उसके कोरस्पॉन्डिंग ये लेंथ कितनी रह जाएगी आपके पास, 600 mm। याद है, क्लियर। अब बात होती है कि ये जो स्पेसिमेन हमने दोनों अलग अलग लिए, तो इसमें ध्यान देना कि कुछ डेटा और भी होते हैं। हम सेंट्रल पॉइंट लोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सेंट्रल पॉइंट लोड रखा जाता है वो भी कुछ यहाँ पर बॉल्स की हेल्प से रखा जाता है। ये सेम स्टील बॉल्स होती है जो 38 mm डाया की होती है, इसके ऊपर कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होता है, ठीक है। अब इसको जैसे अगर हम बात करते हैं दूसरे की 2 पॉइंट लोडिंग टेस्ट की, तो सेम स्पेसिमेन हो गया, ठीक है। यहां पर सेम, यहां पर स्टील बॉल्स लगी रहती है जिनके बीच का डिफरेंस दोनों केस में सेम होता है। अब बात आती है कि यहां पर जब 2 पॉइंट से लोड लगाया जाएगा तो उस टाइम यहां पर इन दोनों लोड के बीच का डिस्टेंस कितनी होती है। तो देखना ध्यान से, ये जो दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये डिपेंड कर, दोनों पॉइंट लोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 200 mm फॉर 150 mm स्पेसिमेन और 133 mm फॉर 100 mm स्पेसिमेन। क्लियर है, मतलब इसका मतलब ये याद रख सकते हैं कि जो गैप था 600 हुआ या 400 हुआ, तो देखना ध्यान से 600 डिवाइड बाय 3 या 400 डिवाइड बाय 3, तो हमें 133 के अप्रोक्सीमेट डेटा मिलेगा, यहाँ पर 200 का डेटा मिलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो टोटल लेंथ अगर L है तो इसका जो गैप होगा वो कितना होगा, L/3। ये भी कितना होगा, L/3, और ये भी कितना होगा, L/3 होगा। इसका मतलब इस केस में जो स्पेसिमेन को रखा जाएगा वो 1/3 ऑफ जो इसकी लेंथ होगी जिस पर इसको सपोर्ट किया गया है, सपोर्ट के बीच की लेंथ होगी उसका 1/3 होगा। यहां तक क्लियर।
अब इसके बाद इसमें बात आती है कि इसमें लोडिंग रेट क्या रखी जाती है, और दूसरी चीज है लोडिंग रेट क्या रखी जाती है, और उसके बाद आगे इसका टेस्टिंग के लिए क्रैक कितनी लेंथ पर जनरेट होने चाहिए। तो देखना ध्यान से, इसमें जो लोडिंग रेट रखी जाती है वो रखी जाती है 400 kg पर मिनट एंड 180 kg पर मिनट। तो देखना ध्यान से, इसके लिए जो लोडिंग रेट रखी जाती है दैट इज 400 kg पर मिनट एंड इसके लिए रखी जाती है 180 kg पर मिनट। मतलब 1 मिनट में इसके ऊपर कितना लोड अप्लाई करेंगे 180 kg का, और इस अगर ये स्पेसिमेन कंसीडर करेंगे तो इस पर कितना लोड अप्लाई करेंगे 400 kg पर मिनट का। क्लियर है। अब देखो, मान लो आपने टेस्टिंग कर दी, सारी टेस्टिंग कर दी, ये बीम थी आपकी, ये आपने सैंपल बनाया था, यहां पर कुछ सपोर्ट ऐसा था इस तरीके से, यहां पर बॉल्स लगी हुई थी। क्लियर है। अब मान लो ये बीम कुछ ऐसे फैल होगी, ये बीम कुछ ऐसे फैल तो होगी, ये बीम कुछ ऐसे इस तरीके से फैल होगी, यहां पर क्रैक जनरेट हुआ। अभी हम बात करें ये जो क्रैक जनरेट होता है जिस पर फेलियर है उसका मतलब क्रैक जनरेट हो गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लेते हैं हम, कितनी मान लेते ए मान लेते। क्लियर है। अब ये जो डिस्टेंस है देखना ध्यान से कि ये जो क्रैक जनरेट हुआ उसके नियरर सपोर्ट, हमने ये बताया ये नियरर सपोर्ट है, दिखने में भी लग रहा है ये नियरर सपोर्ट। अगर हम इधर वाले की बात करेंगे, अगर इधर क्रैक जनरेट हो रहा है इसके पास, तो ये नियरर सपोर्ट हो जाएगा। तो ये जो नियरर सपोर्ट है तो इसकी लेंथ पर भी टेस्टिंग का रिजल्ट डिपेंड करता है। इसकी कितनी लेंथ होगी उसके ऊपर भी टेस्टिंग रिजल्ट डिपेंड करते हैं। अब बात आती है अगर ए है, मतलब ये जो लेंथ है, लेंथ की नियरर सपोर्ट से क्रैक कितनी डिस्टेंस पर जनरेट हुआ है, अगर हम बात करें उसकी, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं, देखना ध्यान से, उसका डेटा है अगर ए की लेंथ ग्रेटर देन 200 mm है, मतलब किसके लिए 150 mm वाले सैंपल के लिए, और अगर ए की लेंथ ग्रेटर देन 133 mm है किसके लिए 100 mm सैंपल के लिए। तो इसके लिए जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का, वो होता है PL अपॉन BD स्क्वायर। P क्या हो गया, जो लोड आपने अप्लाई किया जिस पर फेल हुआ है, L क्या हो गया, लेंथ जो इन दोनों सपोर्ट के बीच की लेंथ है। क्लियर है। B क्या हो गया, इसका जब हम क्रॉस सेक्शन यहां देखेंगे तो ये B दिखेगा और ये क्या दिखेगा हमें D दिखेगा, तो B इसकी विड्थ हो गई और D इसकी डेप्थ हो गई। क्लियर है। ये आपका यहां तक का पार्ट हुआ। मान लो क्रैक की जो विड्थ है ये वाली A की जो वैल्यू है वो लेस देन रह जाए 200 mm से और ग्रेटर देन रह जाती है 170 mm से, या फिर अगर इसके केस में बात करें ये किसके लिए 150 mm वाले सैंपल के लिए, और अगर यहां पर A की बात करें ये जो लास्ट 133 mm से ये कम रह जाती है बट ग्रेटर देन 110 mm रह जाती है किसके लिए 100 mm के सैंपल के लिए। तो उस केस में जो डेटा यहां पर फॉर्मूला काम में लिया जाएगा FB का, दैट इज FB इक्वल्स टू 3PA अपॉन BD स्क्वायर। ये एक्चुअल जो फॉर्मूले हैं, एक्चुअल डिटरमिनेशन लैब में हम इस तरीके से करेंगे फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की। बट क्या होता है हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, न हम इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, न ही हम जो अजम्पशन मान के चलते हैं वो सारी चीजें एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। इसीलिए कोड ने क्या किया कि अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल दी तो कोड ने उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला दिया है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का, दैट इज FCR is equals to 0.7 root FCK। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसके ऊपर नंबर ऑफ टाइम यूपीएससी मतलब ईएससी एग्जाम, गेट एंड एसएससी एंड वेरियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। आपको ग्रेड दे देगा, मान लो फॉर एग्जांपल दे दिया M25 ग्रेड के लिए पूछ लिया, तो आपको FCR निकालना है, मतलब उसकी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ या मॉडुलस ऑफ रप्चर निकालना है। तो हम क्या करेंगे 0.7, अगर ये दिया तो मतलब ये वैल्यू किसकी हो गई FCK की स्क्वायर रूट ऑफ 25, that is 0.7 into 5 is equals to 3.5 न्यूटन पर
mm² जो इसकी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसी तरीके से हम अलग अलग ग्रेड की फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, उसको ऑब्टेंड कैसे किया जाता है, उसमें स्पेसिमेन की साइज क्या रखी जाती है एंड ऑल हम ये बात करेंगे। तो देखना ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक अपना स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट देखना ध्यान से, क्या किया जाता है, ये किसी स्पेसिमेन पर हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, किसी स्पेसिमेन पर कंप्रेसिव लोड लगा के ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखना, इसमें स्पेसिमेन की जो साइज रखी जाती है और स्पेसिमेन की शेप जो रखी जाती है वो हम कैसी शेप रखते हैं, सिलेंड्रिकल। तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे ऑब्टेन की जा सकती है, बाय अप्लाइंग ए कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है, कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखना कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखना ध्यान से, उसके लिए यहां पर जो स्पेसिमेन रखा जाता है उस स्पेसिमेन की साइज होती है, ये जो स्पेसिमेन है इसकी साइज, इसका जो डाया होता है दैट इज 150 mm डाया होता है इसका एंड 300 mm इसकी लेंथ रखी जाती है। तो आपको स्पेसिमेन की साइज पूछेगा तो एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन होता है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, जिसका डाया कितना होता है 150 mm और जिसकी लेंथ कितनी होती है 300 mm। तो देखना ध्यान से, अब इसके बाद किया क्या जाता है, इसी स्पेसिमेन को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा कि सबसे पहले रिक्वायर्ड जो हम प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में कंक्रीट को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इसको सिलेंड्रिकल जो इसका क्यूब सिलेंड्रिकल शेप का जो इसका टेस्ट वो होता है, मोल्ड होता है, उसके अंदर इसको क्या करेंगे, डिफरेंट लेयर्स में प्लेस कर देंगे और ईच लेयर में क्या किया जाता है 25 ब्लोज से इसको, इस 25 ब्लो की हेल्प से, 25 ब्लोज की हेल्प से इसको क्या किया जाता है, इसको कॉम्पैक्ट किया जाता है। अब इसके बाद आफ्टर 1 डे इसको क्या किया जाएगा, एक दिन के बाद में इसको इसके मोल्ड को हटा लिया जाता है और क्यूब को बाहर निकाल लिया जाता है। जो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन बना है इसको बाहर निकाल लेंगे और स्पेसिमेन को बाहर निकालने के बाद में इसको 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्यूरिंग के लिए रख दिया जाता है, मतलब पानी में भिगो के रख दिया जाता है। और अगर पानी में भिगो के रख देंगे तो यहां से हम रिक्वायर्ड टाइम के लिए जो हमें 7 डेज या 14 डेज या फिर 28 डेज के लिए जिस दिन के लिए रिक्वायरमेंट है वो सैंपल हम निकाल लेंगे। अब सैंपल जब बन गए यहां से, मतलब जो स्पेसिमेन बन गया उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, क्या किया जाता है, उसके ऊपर मार्किंग की जाती है। सबसे पहले उसके ऊपर एक ऐसी मार्किंग की जाती है दोनों डायमीटर के अलोंग, दोनों साइड, दोनों सरफेस पर ये मार्किंग कर दी। मार्किंग करने के बाद में क्या किया जाता है, इसके ऊपर, यहां से ध्यान देना, मैं ये डायमेंशन हटा रहा हूं, 300 mm इसकी लेंथ है, ठीक है। तो देखना इसके ऊपर यहां पर बॉटम और टॉप में एक लाइन लोड अप्लाई किया जाता है। लाइन लोड अप्लाई किया जाता है, लाइन लोड अप्लाई किया जाएगा तो ये जो डायरेक्टली कंक्रीट पर अप्लाई नहीं किया जाता है, ये जो मटेरियल होता है ये प्लाईवुड होता है, ये जो मटेरियल इसके बीच में रखा जाता है ये प्लाईवुड होता है। इसको, इसकी जो टेस्टिंग की जाती है दैट इज यूटीएम में टेस्टिंग की जाती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में इसकी टेस्टिंग की जाती है। तो देखना ध्यान से, इस पर लाइन लोड इस तरीके से अप्लाई होता है, मतलब अब इसको प्लेट्स के बीच में रख दिया जाएगा और इसके ऊपर एक लोडिंग अप्लाई की जाएगी। अब लोडिंग अप्लाई की जाएगी तो कभी कभी क्या होता है, हमें रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की जाती है, मतलब इसके सपोर्ट देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर एक मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। दैट मटेरियल इज नोन एज सप्लीमेंट बार। उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट बार। इसको कुछ ऐसा समझ सकते हो
जैसे बॉडी की ग्रोथ के लिए जो जिम वगैरह में जिम जो होते हैं या फिर जो अच्छी बॉडी जिनको बनानी होती है उनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दिया जाता है, तो वैसे ही इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर एक सप्लीमेंट बार प्रोवाइड की जाती है। अब इसके ऊपर जो लोडिंग की जो रेट है वो रखी जाती है, इसके ऊपर जो लोडिंग अप्लाई की जाती है 1.2 से लेके 2.4 MPa पर मिनट की लोडिंग अप्लाई की जाती है। इसके ऊपर जो टोटल लोड अप्लाई किया गया दैट इज P, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट, अगर हम बात करें उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी आएगी, उसका क्या फॉर्मूला दिया गया है देखना, रिजल्टिंग स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल्स टू, ये लिख सकते हो आप 2p अपॉन पाई dl, d हो जाएगा इसका डाया दैट इज 150 mm स्पेसिमेन का, और l हो जाएगा 300 mm जो स्पेसिमेन की लेंथ गिवन है। इसमें हम p की वैल्यू रख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जिस लोड पर ये फेल हो जाता है, जिस लोड पर यहाँ से ये क्रैक जनरेट हो जाते हैं, क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं आगे, तो इसको यहां तक क्या हम एग्जाम में डिटरमाइन करेंगे, ये जो लैब प्रोसीजर था, लैब में जो काम किया जाता है उसके बारे में बात की, बट एग्जाम के अकॉर्डिंग आपकी जो डीलिंग होगी वो इसको ऐसे किया जाता है। देखना, स्प्लिटिंग जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको अगर हम Fs से दिखाते हैं, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर हम Fs से दिखाते हैं तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ FCR, या हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बोले दैट इज 0.66 टाइम्स ऑफ FCR। मतलब क्या हुआ कि स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको अगर हम डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से निकालना चाहेंगे तो हमें मॉडुलस ऑफ रप्चर का रिलेशन चाहिए, मतलब फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए। तो Fs की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2/3 टाइम्स ऑफ FCR। तो यहां से देखना ध्यान से, अब हम यहाँ पर कुछ रिलेशन डेवलप करते हैं, छोटे छोटे रिलेशन डेवलप जो अब तक बन चुके हैं उन्हीं को हम आगे पढ़ रहे हैं। देखना ध्यान से क्या हुआ इसका मतलब, तो ये हुआ 2/3 टाइम्स ऑफ FCR मतलब 0.7 रूट FC के। अगर हम FCR की वैल्यू रखें, FCR की वैल्यू कितनी होती है 0.7 रूट FC के, ये कितना हो गया 0.66 into 0.7 रूट FC के। तो करीबन अगर हम इसको निकालना चाहें तो अप्रोक्सीमेटली 0.4 के आसपास आ जाता है, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके निकालना चाहे 7 6 42 7 6 42 0.462 0.46 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ FC के। तो अब देखना ध्यान से, अब तक की हमने तीन स्ट्रेंथ निकाली, एक तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दैट इज FC के, फिर हमने मॉडुलस ऑफ रप्चर या फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली, मॉडुलस ऑफ रप्चर या फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली दैट इज FCR इक्वल्स टू 0.7 रूट FC के। इसके बाद हमने अभी निकाला स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली दैट इज Fs इज इक्वल्स टू क्या निकाला 2/3 टाइम्स ऑफ FCR और इक्वल्स टू 0.462 रूट FC के। तो इसका मतलब अगर हम तीनों में रिलेशन बताना चाहें तो हम क्या बता सकते हैं, इन तीनों में डायरेक्टली अगर हम रिलेशन बताना चाहें तो क्या बता सकते हैं, सबसे बड़ा FC के कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फिर FCR, फिर Fs। अब बात आती है एक और छोटा सा पॉइंट रह गया डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का कोड ने फॉर्मूला दिया है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज जनरली मेजर्ड एज 0.5 to 0.625 टाइम्स ऑफ FCR। इससे हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ को। यहां तक का पार्ट है, इसका मतलब अगर हम इसको FT से दिखा दें डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ को, तो यहां पर हमारे पास एक रिलेशन और बन के आ जाता है। कुछ समझ में आ रहा होगा। FT को अगर मैं यहां लिखूं दैट इज 0.5 टाइम्स ऑफ, अगर मैं एक लोअर वैल्यू कंसीडर करता हूं 0.5 टाइम्स ऑफ FCR, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 0.5 into 0.7 रूट FC के दैट इज 0.35 टाइम्स ऑफ FC, स्क्वायर रूट ऑफ FC के। तो इसका मतलब
ये जो वैल्यू है वो तो एफसी की ही रहेगी, ये तो एज इट इज एफसी के। ये कितना हो गया 0.7 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एफसी के। ये कितना हो गया 0.462 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एफसी के। और ये कितना हो गया 0.35 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एफसी के। अब हो कि ये बात कंप्लीट समझ में आ गई होगी, जितनी भी टाइप की स्ट्रेंथ थी उनके बीच में रिलेशन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये छोटे छोटे डेटा आपको फाइनली याद रखने हैं। यहाँ पर ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये रिलेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।